हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, जितने भी लोग ने सीटेट की परीक्षा दी है उन समस्त भावी शिक्षक और शिक्षिका को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम एक सब्जेक्ट को के जो टोटल 30 प्रश्न है उसको एक वीडियो में कवर करेंगे और इसको शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा, जिससे आप अपने एक एक आंसर को मिला सकें बिल्कुल सही और सटीक। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स। क्या देखते हैं? मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। 16 लीटर की कोई मतलब धारिता वाली एक बाल्टी है जो पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी की इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया गया है। मग की धारिता क्या है? यहाँ पे क्या पूछा है? मग की धारिता। और आपका यहाँ पे देखिए कि आंसर आपका किस में दिया गया है? एमएल में दिया गया है। और आपका कोई ये 16 लीटर है तो सबसे पहले हम इसको किस में बदलेंगे? एमएल में। तो इसमें किससे गुणा कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 16,000 ml, क्योंकि 1 लीटर बराबर आपका होता है 1000 ml। तो ये हो गया 16,000 लीटर। और किसमें कितने 50 मतलब एक मग को 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में, तो इसी में 50 से क्या करेंगे हम लोग? भाग दे देंगे। तो ये आपका कट जाएगा। ये हो जाएगा 5 या 15, फिर एक बचेगा, फिर 5 दूना 10, 0। तो आपका कितना आएगा? 320 ml आएगा। कितना आएगा? 320 ml। तो आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है, 320 ml। फिर दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17,863 पाने के लिए संख्या दी गई है 8,008, 8,088, 8,808 के योग में से क्या घटा जाए। जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना है? 8,008 है, फिर 8,088 है, फिर आपका कितना है? 8,808 है। इन तीनों को जोड़ देंगे और जो संख्या दी गई है उसमें से घटा देंगे तो वही हमारी क्या होगी? उतना घटाने से वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। ये 8 त्रिक 24, हाथ लगा 2, 8 2 10, फिर 8 और 1 9 हो गया, 8 त्रिक 24। अब इसी 24,904 में से हम लोग कितना घटा देंगे? 17,863 को घटा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1, 10 में से यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 6 गया आपका 4, ये 0, और 14 में से 7 गया आपका कितना आएगा? 7 आएगा। तो 7,000 नहीं, हाँ 7,041 आपका आंसर है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। मतलब एक तालिका दी गई है जिसमें मारिया और शहनाज ने 100 में से कितने कितने अंक पाए हैं, ये दिया गया है। अब ये क्या कह रहा है? ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा सही कथन, ये हम लोग को देखना है। आपका पहला कथन है कि मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो नहीं, देखिए 3 विषय में प्राप्त किए हैं। गणित में भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं मारिया ने, फिर आपका हिंदी में, और फिर आपका विज्ञान में भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं शहनाज से। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपसे सही वाला ऑप्शन पूछ रहा है। फिर आपका दूसरा है कि गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। तो शहनाज के गणित और विज्ञान के जो कुल प्राप्तांक है वो मारिया के कुल प्राप्तांक से कम है, क्योंकि शहनाज का गणित और विज्ञान का 150 है ऐड करने पे, और जो ये मारिया है उसका आ रहा है 178। तो मारिया का यहाँ ज़्यादा है, ना कि शहनाज का। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होता है। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका कि मारिया और शहनाज की कुल प्राप्तांक समान है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों का जब हम लोग ऐड करेंगे कुल प्राप्तांक तो इसका भी 390 आ रहा है और इसका भी 390 आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि मारिया और शहनाज की कुल प्राप्तांक समान है। जोड़ने पे कुल प्राप्तांकों की संख्या कितनी आ रही है? 390। इसका भी 390, इसका भी। तो ये बिल्कुल सही है आपका। और आपसे सही वाला पूछा गया तो इसलिए आप चौथा देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है। मतलब पहले 2 किलोमीटर के लिए वो कितना लेता है भाड़ा? 50 रुपये लेता है। फिर दे रहा है कि उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 किलोमीटर, उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए कितना लेता है? 16 रुपये। फिर क्या कह रहा है? मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 का किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? यहाँ क्या पूछ रहा? दूरी। तो पहले 258 में से हम लोग क्या करेंगे? 50 रुपये घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 208।
तो 208 आ गया, तो ये यहाँ से कितना 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर का 50 रुपये हम लोग घटा दिए तो 208 रुपये आया। अब 208 को अगर हम लोग 16 से भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा प्रति कितने किलोमीटर मतलब ये चली, तो ये आ जाएगा आपका 16 में 13 मतलब कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 किलोमीटर। अब आपका 13 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर कितना हो गया 15 किलोमीटर। तो रेलवे से उसके घर तक की दूरी कितनी है 15 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ कह रहा है गणित की कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए बच्चों के सामने। अब कह रहा है कि उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो इसका कुछ निश्चित उत्तर होगा ना। तो ये आपका कैसा प्रश्न है, ये आपका बंद अंत वाला प्रश्न है। कैसा बंद अंत वाला प्रश्न है, जिसके निश्चित उत्तर होते हैं वो आपका बंद अंत वाला प्रश्न कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसकी माध्यक 4 है। तो ये हम लोग कई संख्याओं से निकाल सकते हैं। तो ये आपका कैसा प्रश्न है, खुले अंत वाला प्रश्न है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो 0 से 8 के मध्य एक निश्चित संख्या होगी ना, तो ये भी आपका बंद अंत वाला प्रश्न है। फिर चौथा कह रहा है आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है, मतलब कह रहा है आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो हर बच्चे की अलग अलग अपनी जानकारी होगी ना आयत के बारे में। तो ये भी कैसा प्रश्न है, खुले अंत वाला प्रश्न है। तो आपका ए और सी कैसा प्रश्न है, बंद अंत वाला, और बी और डी आपका कैसा है, खुले अंत वाला। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ए और आपका क्या है, ए और सी आपका बंद अंत वाले प्रश्न है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए और सी बंद अंत वाले प्रश्न है, और बी और डी आपका कैसे हैं, खुले अंत वाले प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका ये तीसरा बिल्कुल सही होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो आपका कौन सा सही है, संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत है, दोनों ही है। वह वेन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो वह मानस चिंतन के कौन से चरण पर, विश्लेषण, मतलब यहाँ विश्लेषण कर पा रहा है कि समचतुर्भुज एक आयत भी है, दोनों भी कह सकते हैं। तो ये कौन से स्तर है, स्तर एक विश्लेषण में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो आपका किसका प्रभाव होने की न्यूनतम है, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, यही आपका क्या है, यही इसकी संभावना होनी न्यूनतम है। फिर आपका दोस्तों कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है बोला गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में। तो आपका गणित के शिक्षण अधिगम विषय में कौन सा कथन सही नहीं, यही पहला वाला आपका कथन सही नहीं है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, यही आपका कथन सही नहीं है। 39 का पहला वाला। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। किस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है, तो वो आपका कौन सा सही होगा, आपका समवर्क गुण होगा। कौन सा, चौथा, समवर्क गुण, चौथा वाला आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को जीवन के अनुभव का भाग बनाना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, यही आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए, तो ये गलत है आपका।
फिर आपका है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी आपका गलत है। तो आपका बच कौन सा सही है, ए और बी, ऑप्शन डी मतलब चौथा आपका बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो आपका अत्यंत उपयुक्त क्या है, कीजीनेयर की छड़ें। कीजीनेयर की छड़ें आपका बिल्कुल सही है, 43 का तीसरा बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बोला, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका तीसरा जो है कि गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। तो विशेष शब्दावली का जो कहा गया कि प्रयोग होता है, यही ऑप्शन आपका क्या है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग यही सही है कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो आपका किसमें है, ये जो आपका चौपड़ आकृतियों को पहचानना, दूसरा ऑप्शन है आपका चौपड़ आकृतियों को पहचानना, यही आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसे विद्यार्थी में त्रिविम विवेचन विकसित करने की सर्वाधिक संभावना है। तो चौपड़ आकृतियों को पहचानना। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन को पहचानिए, यदि दो आकृतियों का परिमाण समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये गलत है आपका। मतलब इसमें जो शुद्ध कथन है वो उसका आंसर कौन सा है, ये तीसरा वाला, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। जो आकृति होती है वो क्या, उससे उसका परिमाप का निर्धारण किया जाता है। तो यही ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है, 46 का तीसरा वाला। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो वो उसका आंसर आपका कौन सा है, ये वाला, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, यही आपका बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा देने के मतलब परिचय देने के लिए शुद्ध कथन को पहचानिए। तो आपका शुद्ध कथन कौन सा है कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार की त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही है कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार की त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन आपका कौन सा है, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 49 का चौथा वाला। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 20 है। 5 संख्याएं जिसके क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताइए। तो 5 संख्याएं हैं और 5 संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो ये आप हम लोग काट देंगे, इसका मध्यमान एक तरह से है, तो मध्यमान इसका कितना निकल जाएगा, 5 चौक 20। तो ये बीच वाली संख्या है वो क्या है, 4 है। तो ये क्रमागत है, तो 2 3 4 5 6। और आपका क्या कर रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग। तो शुरू से जो प्रथम 3 क्रमागत संख्या आपका क्या है, 2 + 3 + 4। तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है, 9। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही है, 9। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है, भाजक आपका क्या है, भाजक आपका भागफल का 5 गुना है और शेषफल का, फिर भाजक आपका शेषफल का कितना है, 2 गुना। और आपका शेषफल कितना दिया गया है, कितना दिया गया, 2 दिया गया है। तो आपका भाजक आ गया 10। अब यहाँ से हम लोग फिर भाजक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका 10 बराबर क्या हो गया, भागफल गुणे 5। यहाँ इसकी वैल्यू हम लोग रख दे रहे हैं 5। तो ये आपका 5 दूना 10 हो गया। तो आपका भागफल कितना आ गया, भागफल आपका आ गया 2। भागफल आ गया 2। तो आपका भागफल आ गया कितना, भागफल आ गया 2। भागफल 2 है और आपका भाजक आ गया 10 और आपका शेषफल दिया था कितना, 5। शेषफल दिया था आपका
5। और क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या, और संख्या बराबर आपका क्या होता है, संख्या बराबर आपका होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो आपका भाजक कितना है 10 है, और भागफल आपका कितना है 2 है, और धन शेषफल 5 है। तो 10 दूना 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। आपका आंसर कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। तो आपका 25 ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है 25। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो आपका 5/6 है, फिर क्या है 3/4 है, 1/2 है, और आपका फिर क्या है 2/3 है, और 3/5 है। इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.83। क्या आ जाएगा 0.83। इसको भाग देंगे तो 0.75 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो 0.50 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो 0.60 आ जाएगा, और इसको भाग देंगे तो 0.66 आ जाएगा। तो देखिए आपका सबसे बड़ा कौन है, दशमलव। हम क्या कहते हैं कि दशमलव के बाद वाले दशमलव को भूल जाइए और बाद वाली संख्या ध्यान दीजिए। तो आपका 43 है। हम आप लोग से क्या कहते हैं कि दशमलव को भूल जाइए। तब देखिए ये आपकी सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी, मतलब जो आपकी पहली और दूसरी संख्या थी वही आपकी क्या है सबसे बड़ी। 5/6 और 3/4 यही क्या है सबसे बड़ी संख्या है, 5/6 और 3/4। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया 144 सेंटीमीटर दिया गया है स्क्वायर। फिर कह रहा है कि यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई कितनी दी गई 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 144 दिया गया है, तो ए बराबर आपका कितना हो गया 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया ए बराबर। तो ए बराबर आपका कितना आ गया, ए बराबर आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। अगर हम लोग वर्ग का परिमाप जानना चाहते हैं तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। वर्ग का परिमाप होता है आपका 4a। तो हो जाएगा 4 × 12, आपका आ जाएगा 12 चौक 48 सेंटीमीटर। आपका आ गया क्या वर्ग का परिमाप। अब कह रहा है कि यदि इसी मतलब इसको वर्ग को क्या आयत का रूप दे दे जिसकी लंबाई कितनी की 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है, और आपका वर्ग का क्या वो परिमाप कितना आया 48 आया है। तो 48 में से अगर ये आपका वैसे ही हो गया 16 दूना 32, अब आपका बच कितना रहा है 16 बच रहा है। तो इसको इसकी जो ये होगी चौड़ाई कितनी होगी 8 8। तो हो जाए 8। अब ये देखिए जोड़ेंगे तो इसका इन सब का परिमाप भी कितना आएगा 48 ही आएगा। अब ये क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमको क्या पता चल गया लंबाई 16 सेंटीमीटर। दोस्तों आपकी लंबाई कितनी आ गई, लंबाई है आपकी 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपकी कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा क्या रहा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 16 × 8 आपका कितना हो जाएगा 16 × 8 का गुणा करेंगे तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का स्थान 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुछ कुल छात्रों की मतलब उपस्थिति पूछ रहा है। तो जो रूही का स्थान है वो कौन सा है 19वां। मानिए बीच में क्या है रूही है, बीच में रूही इधर से आती है तब भी इसका स्थान कौन सा पड़ता है 19वां पड़ता है, और इधर से आती है तभी इसका स्थान 19वां पड़ता है। तो 19 को हम लोग जोड़ दीजिए 19 19 और इसमें से घटा के इसको दीजिए 1 को। तो 19 दूना 38, 38 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 37। तो यही आपका कुल संख्याओं मतलब कुल छात्र की संख्या है 37। आपका बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। तो 8:30 AM से मतलब ये अब कितने बजे पहुंची 8:15 पे पहुंची। कितने बजे 8:15 AM पे पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची। जो उसका सहकर्मी है उसका सहकर्मी कितने बजे पहुंचा, सहकर्मी उसका मतलब 8 घंटे पहले पहुंची, तो उसका सहकर्मी पहुंचा होगा 8:45 पे। अब क्या कह रहा है कि जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। जो उसका सहकर्मी था तो गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 बज के इसमें घटा देंगे तो 8:05 पे क्या गोष्ठी का निर्धारण मतलब 8:05 पे ही वो गोष्ठी स्टार्ट हो गई थी। तो ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही है 8:05। तीसरा वाला 8:05 AM ये बिल्कुल सही है आंसर।
फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग कितने प्रकार से, तो एक तो आपका 1 गुणे 48 करेंगे तब भी आपका 48 आएगा। फिर 2 गुणे कितना करेंगे, 2 गुणे आपका 24 करेंगे तब भी आपका 48 आएगा। फिर 3 गुणे आप लोग क्या करेंगे, 16 करेंगे तब भी आपका 48 आएगा। फिर 4 गुणे आप लोग 12 करेंगे, 12 चौक 48 तब भी कट जाएगा। फिर आप 6 गुणे क्या कर सकते हैं, 8 तब भी आपका क्या आएगा, 48। तो हम लोग कितने प्रकार से, 1 2 3 4 5 प्रकार से, आप ऑप्शन आपका कौन सा, दूसरा वाला, 5 प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, 48 को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही है, 5। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की कुछ दरें दी गई हैं, और एक मतलब सोहेल नाम का लड़का है, वो मतलब कुछ सामान खरीद रहा है, तो उस सामान को टोटल करके आप मतलब वो बच्चे कितने का कुल सामान खरीदा, वही इसमें पूछा है। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि सोहेल ने 1 पैकेट किरान खरीदा। तो 1 पैकेट किरान का दाम कितना है आपका, 15 रुपये 50 पैसे। कितना है, 15 रुपये 50 पैसे। फिर कह रहा 2 पैकेट पेंसिल खरीदा। तो 2 पैकेट, 1 पैकेट पेंसिल 14 रुपये का, तो 2 पैकेट तो हो गया 14 दूना 28। फिर कह रहा है कि 1 पैकेट स्केच पेन खरीदा। 1 पैकेट स्केच पेन का दाम कितना है, 22 रुपये 50 पैसे। कितना है, 22 रुपये 50 पैसे। फिर 1 कैंची खरीदा। 1 कैंची का दाम कितना है, 17 रुपये आपका। फिर क्या कह रहा है, फिर आपका क्या कह रहा है कि चमकीले कागज की 5 सीटें, 1 सीटें कितने की हैं, 2.5 रुपये की। तो 5 सीटें खरीदेगा तो कितने होंगे, 12.5 रुपये। कितने, 12.5 रुपये। फिर क्या खरीदा, 1 पैकेट सजावटी स्टिकर कितने का, 5 रुपये का है। अब इन्हीं सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपका जोड़ने पे कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 100 रुपये 50 पैसे। इन्हीं सबको जोड़ देंगे तो 100 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। और ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कहाँ पे आपका 100 रुपये 50 पैसे। तो देखिए आपका कौन सा है, ये ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है, 100 रुपये 50 पैसे। यही बिल्कुल सही है आपका, 100 रुपये 50 पैसे। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, मतलब 50 के 100 का आधा 50 होता है, मतलब 50 से ज़्यादा है। या 6 दहाई, मतलब 6 दहाई क्या होता है, 60 से अधिक, और 8 दहाई मतलब 80 से कम है, मतलब ये 60 और 80 के बीच में संख्या है। फिर आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए सबका योग क्या है, 9 ही है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना होना चाहिए। अब देखते हैं दहाई का अंक इकाई के अंक। अब इकाई का अंक देखते हैं कि कौन दुगना है। तो आपका देखिए ऑप्शन ए 63 जो है वो बिल्कुल सही है। 3 का दुगना क्या होता है, 6 होता है। तो आपका 63 बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 अंकों वाली संख्या है, मतलब 5 अंक की कोई संख्या है, 5 अंक की संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे 10वें स्थान का अंक, जो 10वां ये का आपका इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, फिर 10,000 है। तो आपका ऑप्शन जो ये है 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या आपकी 2 है। और इसी का क्या कहा है कि संख्या का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो जो 10वें मतलब आपका जो 10वें स्थान मतलब है, 10वां स्थान आपका क्या है, दहाई है। तो दहाई के स्थान पर आपका क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये देखिए सबसे आसान ये है कि देखिए आपका दहाई के स्थान पर बस कौन सी संख्या है, एक ही संख्या है ही। तो यही ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा और आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। चौथा कितना है, 87,649। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई को 23:40 पे चली। 30 मई को कितने बजे चली, 23:40 पे चली। और मुंबई 1 जून को। तो यहाँ पे जब ये जैसे ये 24 बजेगा तो कितना बज जाए, कितना आ जाएगा, 31 में ही आ जाएगा आपका, जो जैसे 24 बजेगा। और उसके बाद फिर 1 2 3 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 मिनट यहाँ आ गया। फिर 31 मई से जब 1 जून तक जाएगा तो वहाँ भी आपका कितना आ जाएगा, 24 घंटे टोटल, 24 घंटे। और आपका दिया कितना है, 5 घंटे 15 मिनट। और आगे चलती है इसके आगे 5 घंटे 15 मिनट। तो इन्हीं तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आपका क्या क्या है, आपका आ गया 20 मिनट, और आपका फिर कितना 24 घंटे, फिर आपका 5 घंटे 15 मिनट। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा,
ये आपका 5 3 और ये हो जाएगा 9 2, तो 29 घंटे 35 मिनट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इतना टाइम लगेगा उसको, रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय इतना है। तो दोस्तों आप लोग अपने मैथ वाले जो पोर्शन है उसको अच्छे से मिलान कर लीजिए कि आप लोग को कितना नंबर बन रहा है। और अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।